अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है और सिस्को सर्टिफाइड एकेडमी इंस्ट्रक्टर हूँ और सर्टिफाइड वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ। तो हमारे पास अच्छा जी, तो आज ओरिएंटेशन क्लास हमारी। ओरिएंटेशन क्लास में कुछ डिस्कस करते हैं कि आप लोग जो कोर्स करने लगे हैं तो काफ़ी ड्यूरेशन है। आप लोग इंशाल्लाह ये कोर्स करके एक कंप्लीट वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर बन के ही निकलेंगे इंशाल्लाह। मेहनत आप लोग की अपनी होगी, कोशिश हमारी ही होगी। आप लोग भी कोशिश करें, हम भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करेंगे, टाइम देंगे इस चीज़ को तो फिर पॉसिबल है। अगर दरमियान में स्किप कर देंगे तो फिर आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगी। जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? ऑलराइट जी, ठीक है। अच्छा जी, मिशन हमारा कि आप लोगों को ये कोर्स जो करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, तो हमारा मिशन जो है, एज आवर कंट्री इज़ फेसिंग एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, नाउ आवर मेन फोकस एंड मिशन इज़ टू स्प्रेड टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस आईटी प्रोफेशनल्स, स्किल्ड एप्लीकेशन डेवलपर्स, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर्स इन पाकिस्तान. This will help to solve unemployment issues of youngsters and they would be able to contribute their part to stable Pakistan. अच्छा, बेसिकली मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ। तो आप लोगों को ये कोर्स करवाने का मकसद ये है कि अब मैं खुद भी फ्रीलांसिंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो एक डेवलपर या एक बंदा कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकता होगा एक टाइम में। तो अब जब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं सेम टाइम पर, तो होता क्या है कि हम उनसे माजरत कर लेते हैं कि इस टाइम हम फ्री नहीं हैं या हम कर नहीं सकते हैं या लेंथी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो हम टाइम नहीं दे सकते होंगे इतना। तो आप लोग को ट्रेन करने का मकसद ये है कि आप लोग भी इस चीज़ को सीखें, इस चीज़ को करें और फिर हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं या आप लोग को हम खुद इंशाल्लाह इस काबिल बनाएंगे कि आप लोग के अपने फ्रीलांसिंग अकाउंट्स वगैरह होंगे, आप लोग को क्लाइंट्स वगैरह के डायरेक्ट खुद मैसेज करेंगे, तो आप लोग खुद अपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते होंगे। तो अगर आप लोगों के पास प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो हम उसमें भी हेल्प आउट करवाएंगे कि प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहे और किस तरह आ सकते होंगे। और हमारे पास जो होंगे हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि ये पेड टास्क है, आप इसको करें और जब कंप्लीट करेंगे तो आप लोग को अमाउंट आप लोग की मिल जाया करेगी। तो बेसिकली अब आगे फ्यूचर जो है, कह लें कि ये आईटी का ही है और आईटी में भी प्रोग्रामिंग का ही है। मैं खुद मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ जो कंपनी हमसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और कहती है कि आप ये टास्क कंप्लीट करें। अब वो टास्क कंप्लीट करने से ये होगा कि मीन्स कि हमने करके भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि उनका पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑनलाइन होने का मतलब कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी जॉब जा चुकी, मीन्स कि अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जॉब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, चीज़ें सारी आप लोग की ऑटोमेट हो रही हैं। तो ऑटोमेट का मतलब कि ऑटोमेट करना किसने है, वो प्रोग्रामर्स ने करना है। तो इस टाइम टेक्नोलॉजी जो पीक पे जा रही है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रही है, वो ये वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप लोग सीखने जा रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितनों को पहले आता है, मींस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, HTML CSS भी आती है या नहीं आती है, या कुछ को आती होगी, कुछ को बिल्कुल भी नहीं आती होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको साथ लेके चलेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बैच कंप्लीट हुआ है उसमें से भी निकले हैं जिन्होंने PhD भी की हुई है, लेकिन अभी तक उनकी अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई। तो बेसिकली आप लोग का यहाँ पर आने का मकसद तो यही है कि आप लोग की भी अर्निंग स्टार्ट हो और एक अच्छी हैंडसम अमाउंट मिले आप लोग को भी, ताकि आप लोग खुद भी सर्वाइव कर सकें, अपनी फैमिली का भी सर्वाइवल बने और अल्लाह करे आप लोग को इतना दे के आप लोग आगे मज़ीद दूसरों में भी बाँटें। जिस तरह आजकल अल्लाह हिफाजत फरमाए, जिस तरह सैलाब मुतासरीन जो है जो पाकिस्तान में एक ही आया हुआ है, तो अल्लाह आप लोगों को इतना दे, इस फील्ड से ही दे कि आप लोग उन सब की भी हेल्प करें और उस तरह की हेल्प करें। अमीन जी। तो बेसिकली छोटा सा मिशन है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं हम खुद नहीं हैंडल कर सकते, हम आके दे देते हैं फिर इस तरह।
तो आगे देने का मकसद ये कि जो हमारे ही अपने डेवलपर्स जो हमसे ही सीखते हैं तो हम उनको ही देते हैं, हम किसी और को नहीं देते हैं। इससे होता क्या है कि अगर लेट्स सपोज़ हमारे पास जो जूनियर्स हैं उनको कोई इशू वगैरह भी आता है तो हम साथ साथ रिजॉल्व करवा देते हैं। अब हमारी फील्ड में ये है कि कहावत है कि आप अपना कोड मीन्स के किसी और का कोड या किसी और का किया हुआ काम आपके लिए मुश्किल है बजाय इसके कि आप खुद से करें। मीन्स के किसी और का कोड पढ़ना और उसको समझना, इश्यूज़ वगैरह फाइंड करना वो मुश्किल तरीन काम है, जबकि आप उस चीज़ को खुद से स्क्रैच से बेशक कर दें। तो हम अपने जूनियर्स को सिखाते हैं इस तरह, फिर वो उस तरह ही कोड वगैरह भी करते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत आसानी हो जाती है कि हम उनका कोड का इशू वगैरह बग वगैरह जल्दी से रिजॉल्व कर देते हैं और फिर वो आगे कंटिन्यू करने लग जाती हैं। तो अल्लाह खैर करें, आप लोग भी करें इस चीज़ को। तो वाई फ्री लो कॉस्ट कोर्सेज एंड वर्कशॉप। अब आप लोग जो कोर्स कर रहे हैं बाहर मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मींस के ये लाखों रुपए का कोर्स है जो आप लोग कर रहे हैं। तो मकसद हमारा यही है टू स्प्रेड इस्लाम यूजिंग टेक्नोलॉजी, कि आप लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना दीन इस्लाम तो फैलाएं। और इसका फ़ायदा क्या होना है कि आप लोग की दुनियावी चीज़ें, ज़रूरियात वगैरह तो पूरी होनी ही होनी है। अल्लाह आप लोग को इज़्ज़त भी बहुत देगा जब आप इस फील्ड में या इस सोच पे काम करेंगे। आप लोग की आखिरत भी समझ जाएगी साथ साथ इंशाल्लाह। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इस्लामिक बुक करते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह इस्लाम 360 ऐप जो है, सारे ही सुना ज़रूर होगा, बेशक किसी ने यूज़ किया हो ना या ना किया हो, सुना ज़रूर होगा। तो इस्लाम 360 भी तो इस्लामिक बेस्ड ही ऐप है। अब उसके जितने डेवलपर्स हैं जो जो यूज़ कर रहे हैं अच्छी नीयत से, अगर उन्होंने बनाई है और जो उसके डेवलपर्स हैं अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो जो उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है उसका अजर सवाब भी तो उनको मिल रहा है। दुनिया तो संवर ही रही है, मीन्स के आपको आपके काम के, आपके टाइम के अमाउंट या पैसे वगैरह तो मिलने ही हैं, लेकिन आखिर भी तो संवर रही है। तो इसलिए अपनी टेक्नोलॉजीज़ जो आप लोगों ने सीखनी है, जो यूज़ करेंगे, उसको दीन इस्लाम फैलाने में भी अपना हिस्सा, अपना कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी। टू प्रोड्यूस स्किल्ड पीपल, के आप लोग हम स्किल्ड पीपल को प्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि वो भी मार्केट में आए और काम करें। टू सोल्व अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ जो है वो ख़त्म हो। टू बूस्ट आईटी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, के अब जिस तरह न्यूज़ वगैरह भी सुनी होगी कि दूसरे ममालिक जो हैं वो कितने बिलियंस डॉलर्स का कारोबार कर रहे हैं सिर्फ आईटी फील्ड में, और पाकिस्तान बिलियंस में तो नहीं कर रहा, मिलियंस में कर रहा है बस। तो इसलिए कि अब ऐसा ऐसा जिस तरह यहाँ पे भी आईटी सेक्टर में स्टूडेंट्स वगैरह आएंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा। जितना डॉलर पाकिस्तान में आता है उतना ही पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। इकोनॉमिकल चीज़ें हैं तो उस पर नहीं अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता है इस तरह। ओके जी। अब आपके कुछ कोर्स के बारे में बात की जाए। वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या आप लोग सीखेंगे। तो जैसे वेब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि वेब से मुराद के वेबसाइट्स बनाई जाएंगी, वेब एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी, और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी। हम इंशाल्लाह वो वाली टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं और आप लोग भी करेंगे। और आप लोग ये सीखेंगे जिस टेक्नोलॉजी पे व्हाट्सएप बनी हुई है, फेसबुक बनी हुई है, इंस्टाग्राम बनी हुई है, जिस टेक्नोलॉजी पे ये सारी एप्लीकेशन बनी हुई है हम वो सीखेंगे इंशाल्लाह। और जिस पे फेसबुक बनी हुई है, इंस्टाग्राम की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, और दराज अब वेबसाइट जिस पे बनी हुई है, OLX जिस पे बनी हुई है, तो जिस टेक्नोलॉजी पे ये सब चीज़ें बनी है वही आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके जी। कोर्स की डिस्क्रिप्शन। द ऑब्जेक्टिव टू डिज़ाइन दिस प्रोग्राम इज़ टू ट्रेन एंड प्रोड्यूस skilled full stack web and mobile app developer, front end and back end, using the latest state of the art technologies MERN। MERN में आपके पास MongoDB, Express, React and Node.js tag which are in high demand in local and international job marketplace। अच्छा, ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है, मकसद तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया कि आप लोग को हमने स्किल्स प्रोवाइड करनी है कि आप लोग खुद उस लेवल पे पहुँचे कि आप लोग काम स्टार्ट करें, अपना अर्निंग स्टार्ट करें। अब जो टेक्नोलॉजीज़ है ना उसको
को कहा जाता है मन स्टैक डेवलपर, और उसे ही फुल स्टैक डेवलपर भी कहा जाता है। फुल स्टैक डेवलपर कौन सा होता है? जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड पे काम करता हो। मींस के एक वेबसाइट है, उसकी डिज़ाइनिंग और फिर उसकी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, आप फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग की मदद से एक फॉर्म बना सकते हैं। आप लोगों ने फॉर्म सब ने फिल किया होगा, एडमिशन फॉर्म। तो एडमिशन फॉर्म जो फिल किया आप लोगों ने, वो आपको सामने जो नज़र आ रहा है वो डिज़ाइन है। उसमें आप लोग जितनी चीज़ें एंटर कर रहे हैं, आपका नेम हो गया, आपकी तस्वीर हो गई, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें जो फिल की जा रही है, फिल करने के बाद जो डाटा हमारे पास आ रहा है या आप लोग को पीडीएफ वगैरह मिली है, तो वो डेवलपर का काम है, वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। और बैक एंड डेवलपर का काम कि डाटा कहाँ पर स्टोर किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, कैसे उस चीज़ को मैनेज किया जाए, तो वो बैक एंड डेवलपर है। तो जब एक बंदा ही ये सारे काम कर रहा हो, डिज़ाइनर भी बन जाए, डिज़ाइनिंग का काम भी करे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का भी काम करे और बैक एंड डेवलपमेंट का भी काम करे, तो वो फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है। अब फुल स्टैक डेवलपर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे हैं। तो हमने जिस पे काम करना है या आप लोगों ने जिस पे काम करना है, तो वो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इस टाइम जो हाई डिमांड है, लोकल मार्केट्स में भी और इंटरनेशनल जॉब मार्केट प्लेस में भी। इंटरनेशनल जॉब मार्केट प्लेस कौन कौन सी हैं, वो तो हम जब उस लेवल पे पहुंचेंगे, उस स्टेज पे पहुंचेंगे, तब हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो उस टेक्नोलॉजीज़ में आप लोगों ने सीखना क्या क्या है। मोंगोडीबी। मोंगोडीबी में क्या होता है, आप लोग की डेटाबेस बनाई जाती है और आप लोगों का जितना डाटा स्टोर होता है, मींस कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो फॉर्म जो आप लोगों ने फिल किया था, वो आप लोग का डेटाबेस मोंगोडीबी में स्टोर होता है। एक्सप्रेस बेसिकली सर्वर के साथ काम करता है। और रिएक्ट, रिएक्ट क्या है, जिस पे फेसबुक की वेब एप्लीकेशन बनी हुई है, मींस के फेसबुक वेबसाइट जिस पे बनी हुई है वो रिएक्ट पे बनी हुई है। मे भी कुछ लोगों को अंदाज़ा हो इन चीज़ों का, जिनको अंदाज़ा नहीं है उनको फिर इस तरह भी एक्सप्लेन करना है इस लेवल पे आके, तो वो समझाना भी मुश्किल होगा और आप लोगों को समझ भी नहीं लगेगी। बहरहाल नोड जे सर्वर है, ये सॉफ्टवेयर है, आपका विंडोज़ में इंस्टॉल हो जाता है, लिनक्स में इंस्टॉल हो जाता है, मैक ओएस में इंस्टॉल हो जाता है। तो इससे सर्वर बनाया जाता है। सर्वर में ही आप लोगों का डाटा स्टोर होता है, वो होता है मोंगोडीबी और एक्सप्रेस की मदद से। और रिएक्ट आपकी जो फ्रंट एंड में आप लोगों को वेबसाइट नज़र आती है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म जो फिल किया है, आप लोग जिस वेबसाइट पर आए थे, वो रिएक्ट ऐप थी। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ है, इस टाइम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे सर्च करें, या लिंक्डइन का आप लोगों को पता होगा, लिंक्डइन पे आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाएं, उस पर आप ये लिख दें कि आप मंड स्टैक डेवलपर हैं, तो आपको आज ही डिफरेंट कंपनी से मैसेजेस आने लग जाएंगे कि हमारे पास ये अवेलेबल है, वैकेंसी है, तो आप अपनी रेज्यूमे सेंड करें हमें और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपकी जॉब हो जाएगी। तो अब इसके जॉब की भी अगर सैलरीज़ की बात की जाए, तो वो डिपेंड करता है कि किस शहर में है या फिर किस मुल्क में है। राउंड अबाउट अगर मैं बात करूँ इस टेक्नोलॉजी, ये जो कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी है मंड स्टैक डेवलपर, तो लोकल मार्केट और इंटरनेशनल जॉब मार्केट प्लेस में राउंड अबाउट तकरीबन $2000 पर मंथ। और $2000 पर मंथ का मतलब आजकल के हिसाब से लगाया जाए तो तकरीबन 4 लाख रुपए। कम में आ जाए, कम से कम की अगर बात की जाए तो $1000, और $1000 भी आपका तकरीबन राउंड अबाउट कह लें कि 2 लाख रुपए बनता है। तो डिपेंड करता है लेवल पे, भी स्टार्टिंग लेवल है, जैसे जैसे आप लोग का भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो वक्त के साथ साथ जिस तरह हर किसी की ही इंक्रीमेंट होती है, वो बड़ी पोस्ट पे जाता है, तो डेवलपर्स फिर 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, इवन के बाहर के ममालिक में 7-7 और 10-10 हज़ार डॉलर पर मंथ इसकी पे मिलती है। तो फ्रीलांसिंग करने का फ़ायदा भी ये है कि बाहर के ममालिक में भी जो अंग्रेज़ कह लें, ज़ाहिर सी बात है पैसा तो हर कोई ही बचाता है, ख्वाह वो जितना ही अमीर क्यों ना हो या जितना ही गरीब क्यों ना हो, हर किसी को पैसा बचाना है। तो बाहर के ममालिक वाले क्या करते हैं, जो काम वहाँ पे वो $10,000 में करवाते हैं, वही वो चीज़ फ्रीलांसर से करवा लेते हैं, जो फ्रीलांसर पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं। तो वो क्या करते हैं, जो $10,000 का प्रोजेक्ट है वो $3,000 में, $4,000 में कंप्लीट करवा लेते हैं, तो बाकी $6,000 उनके बच गए। तो वहाँ से कह लें कि एक बंदे की मंथली सैलरी है आम की कह लें,
या बल्कि इससे भी कम होगी। और यहाँ पे 3-4 हज़ार डॉलर की वैल्यू आपका भी पता है कि 3-4 हज़ार डॉलर का मतलब 6 से 8 लाख रुपए। तो इस टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद आप लोग सीखते हैं, फुलफिल होते हैं, कंप्लीट ग्रिप रखते हैं इसमें, तो फिर इंशाल्लाह आप भी इस लेवल पे कमाएंगे। उसके बाद हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या, वो तो कोर्स डिस्क्रिप्शन थी, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब स्टेप बाय स्टेप है। अगर तो आप लोग सिस्टम पर हैं या मोबाइल पर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बेशक एक नोट पैड ले लें, एक कॉपी पेंसिल ले लें और ये चीज़ें लिख लें। बहरहाल आपको ये रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलेगा, आपको ये वीडियो मिलेगी, तो लेकिन फिर भी लिख लें तो बेहतर है, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं। जी, अभी मुझे बता दें, अभी लिखना है कि या बाद में? बाद में लिख लेंगे, चलें। ओके जी। लिखने का फ़ायदा आपको ये होता है, चलें लिख लें, आप लोग जो लिखना चाहते हैं बस साथ साथ लिख लें, अच्छी बात है। मैंने तो लिखवाना है, आपके सामने ही आना है जो कुछ भी आना है। तो लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों ने जो अपने हाथ से चीज़ लिखी हो ना, वो आप लोगों को याद रह जाती है। और याद रह जाने का फ़ायदा ये होता है कि फिर वो चीज़ आपको याद रह जाती है। जी, तो आप लोग लिख लें, अच्छी बात है। जी, जब रेडी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ओके जी। ओके जी। इंशाल्लाह यू विल लर्न, और आप लोगों के साथ मैं भी सीखूंगा इंशाल्लाह, HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब वेबसाइट की एग्जांपल ली जाए, अगर आप कहें कि आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर उसका चाहिए होता है। मीन्स के आप लोगों ने दीवारें खड़ी करनी होती हैं। तो उसी तरह वेबसाइट की भी जो दीवारें हैं या वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है, वो HTML की मदद से बनाया जाता है। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है, ये जब हम HTML को पढ़ेंगे तब देखेंगे। बहरहाल एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जितने भी वेबसाइट डेवलपर्स हैं, जितने भी वेबसाइट डेवलपर्स हैं, उन सब को HTML आती है। आपकी कोई ऐसी वेबसाइट्स नहीं है जो HTML पे ना बनी हो। जितनी भी दुनिया की जितनी भी वेबसाइट हैं वो सारी की सारी HTML पे बनी हुई है। HTML किसी को ना आती है तो वो वेब साइट नहीं बना सकता कभी भी। और जिसको HTML आती है वो फिर मींस के इस कोर्स के एंड तक जा सकता है। मींस के आपकी वेबसाइट्स हैं, उसके बाद मोबाइल ऐप्स हैं। आप लोगों का आखिरी लेक्चर भी जो होना है ना, ये आप लोग मींस के जब भी ये काम कर रहे हैं तब तक आपको HTML पे काम करना पड़ेगा साथ साथ। तो ये आप लोगों की HTML। उसके बाद CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों का घर बन चुका है, स्ट्रक्चर बन गया है, उसमें प्लास्टर वगैरह भी हो गया है। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, पेंट वगैरह हो गया। तो जो स्टाइलिंग जो की जाती है, मींस के आपके घर की स्टाइलिंग इंटीरियर डिज़ाइनर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह से हो रही है, पेंट से हो रहा है। उसी तरह वेबसाइट की स्टाइलिंग जो है वो CSS की मदद से होती है। ये एक लैंग्वेज है, स्टाइल शीट लैंग्वेज इसको कहा जाता है। एंड CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद CSS के बाद बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक CSS फ्रेमवर्क है। मींस के बूटस्ट्रैप जो है वो CSS की मदद से ही बना है, HTML और CSS की मदद से। तो इससे क्या होता है, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। मींस के जो चीज़ आप खुद एक एक हफ्ता लगा के करेंगे, वो बूटस्ट्रैप में आपको चीज़ बनी बनाई मिल जाएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मींस के एक हफ्ते का काम आपका 1 मिनट में हो गया।
तो ये बूटस्ट्रैप है इस टाइम मोस्ट पॉपुलर सीएसएस फ्रेमवर्क है। और आपकी ट्विटर वेबसाइट जो है वो बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है, और इवन के ट्विटर वालों का ही ये सीएसएस फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। जी क्लियर है इतना? कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल राइट जी। उसके बाद गिट एंड गिटहब सोर्स कोड कंट्रोल। गिट एंड गिटहब हमारी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। होता क्या है कि आपका जितना भी कोड है, लेट सपोज आप लोग कोडिंग कर रहे हैं, उस कोड को कहीं जी अच्छा, गिट एंड गिटहब ने क्या करना है, आपका जितना भी कोड है वो बेशक HTML पे बना हो, CSS की मदद से बना हो, उसमें बूटस्ट्रैप भी यूज़ हुई हुई हो, उसके बाद फिर जावा स्क्रिप्ट है, फिर रिएक्ट है, फिर मोबाइल ऐप, मीन्स के जितना भी आपका कोड है वो आप गिटहब में स्टोर कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह मोबाइल ऐप के वर्जन आते हैं, अपडेट होती रहती हैं मोबाइल ऐप से, तो हर वर्जन का कोड जो है वो गिटहब में स्टोर किया जाता है। और लेट्स सपोज आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और कुछ न्यू फीचर ऐड कर रहे हैं, वो न्यू फीचर जो है वक्ती तौर पर, टेम्परेरी तौर पर आपके सिस्टम में चल रहा है, या आप जहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे चल रहा है। अब जैसे ही उसको लाइव कर देते हैं, मींस के पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं कि जी अब ये हो चुका है, आप अपडेट कर देते हैं अपनी वेबसाइट को। जैसे ही वो यूज़र जो है आपकी वेबसाइट में आते हैं और आपकी वेबसाइट नहीं चलती है, क्यों नहीं चलती है? उस कोड की वजह से जो आपने लेटेस्ट किया है, प्रीवियसली किया है। तो हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, जो आप लोगों ने 10-15 फाइल्स बना दी हैं, उस 15 फाइल्स को मैनेज भी तो करना है किसी ना किसी तरीके से। तो हम करते क्या है कि उसका पुराना वर्जन जो है उसको लाइव कर देते हैं उसी टाइम। इससे क्या होता है कि पुरानी वेबसाइट जहाँ तक ठीक थी वहाँ तक तो चल रही होती है, न्यू कोड में जहाँ पे भी बग आया होता है, जहाँ पे भी इशू आया हुआ होता है, हम उसको फिर रिजॉल्व करते हैं और फिर उसको लाइव कर देते हैं। तो गिट और गिटहब बेसिकली सोर्स कोड कंट्रोल, आपका वर्जन कंट्रोल करता है, आपकी ऐप का, आपकी मोबाइल ऐप का, आपकी वेबसाइट्स का। और जब आप लोग ये किसी क्लाइंट वगैरह से बात कर रहे होंगे, क्लाइंट ने क्या कहना है कि आप मुझे अपनी गिटहब का प्रोफाइल सेंड कर दो बस। जिस तरह फेसबुक का प्रोफाइल बनता है आप लोगों का, उसी तरह गिटहब का भी प्रोफाइल बनता है। तो डेवलपर्स के लिए गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिंपल क्लाइंट को अपना प्रोफाइल सेंड कर देते हैं, और आपकी गिटहब प्रोफाइल से ही पता लग जाता है कि आप कितने बड़े डेवलपर्स और आप कौन कौन सा और क्या क्या काम कर सकते हैं, या उसने जो आपको प्रोजेक्ट देना क्या वो आया, आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपकी गिटहब प्रोफाइल से ही गेट कर लेता है। और आप डेली बेस पे कितना काम करते हैं, तो इस ये भी आपका गिटहब से पता लग जाता है। उसके बाद आपके पास गूगल फायरबेस, नेटलीफाई, सर्ज। गूगल फायरबेस अलग है, नेटलीफाई अलग है, सर्ज अलग है, मीन्स कि ये टोटल तीन है। होस्टिंग, आप की वेबसाइट आपने HTML से स्ट्रक्चर बना लिया, CSS से आपने स्टाइलिंग कर ली, बूटस्ट्रैप यूज़ करके आपने अपना काम आसान कर लिया, और जितना भी आपका वो उस ऐप का वर्जन था या आपकी वेबसाइट का वर्जन था वो आपने गिटहब में पुश कर दिया। इस लेवल तक अभी तक ना आपकी वेबसाइट जो है वो लोकली आप के पास ही है, मीन्स कि आप उसको देख सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन जो आप वेबसाइट बना रहे हैं डेफिनेटली आपने उसको कहीं ना कहीं पब्लिकली अवेलेबल भी तो करना है, कि जिस ऑडियंस तक आप पहुंचाना चाहते हैं, पूरी दुनिया तक आप पहुंचाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मौजूद तो हो। जिस तरह google.com है, हर कोई google.com पे जाता है और उसको वो वेबसाइट मिल जाती है, facebook.com विज़िट करता है, facebook.com पर आ जाती है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं आप होस्ट करते हैं, मीन्स कि आप अपना कोड जो है वो सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो वो फिर होस्टिंग की मदद से होता है, और होस्टिंग की कुछ कंपनीज है जिसमें से गूगल फायरबेस, नेटलीफाई और सर्च, और ये सारी की सारी फ्री है। ठीक है, एक लिमिट तक फ्री है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई क्लाइंट का काम कर रहे हैं, क्लाइंट का प्रोजेक्ट है कोई 6 महीने का या 1 साल का। अब ऐसा तो नहीं ना होगा कि क्लाइंट अमेरिका बैठा हुआ है और आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और आपने काम दिखाना है, या क्लाइंट आपका आएगा यहाँ पर या फिर आप वहाँ पे जाएंगे।
या फिर एक तरीका होता है कि आपने जो चीज़ बनाई है आप उसको वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं। तो बेहतर हल जो होता है वो ये होता है कि आपने जो चीज़ वेबसाइट बनाई है आप उसको लाइव कर दें, आप उसको होस्ट कर दें, किसी सर्वर पे अपलोड कर दें और आपको डोमेन मिल जाती है। इस तरह google.com है, उसी तरह आपको डोमेन मिल जाती है, आप वो सिंपल उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो वेबसाइट विज़िट करता है, जहाँ कहीं उसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो अप्रिशिएट करता है, जहाँ कुछ उसको चेंजेस की ज़रूरत होती है वो आपसे डिस्कस कर लेता है कि जी मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, ये चीज़ चाहिए, या फिर इसमें ये न्यू फीचर ऐड कर दें, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें फिर आप होस्टिंग की मदद से आपका भी टाइम बच जाता है और उसका टाइम भी बच जाता है, बजाय इसके कि आप वीडियो रिकॉर्ड करें कोई आधे घंटे की या 1 घंटे की, उसको कंप्लीट डिटेल्स बताएं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल उसको होस्ट कर देते हैं और उसका यूआरएल क्लाइंट को दे देते हैं। तो क्लाइंट फिर खुद से ही उसको चेक करता है, देखता है, जहाँ पे कोई चीज़ की ज़रूरत होती है वो फिर आपको बता देते हैं। जी क्लियर है इतना? ओके जी। तो इस HTML CSS और बूटस्ट्रैप की मदद से आपकी ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग जो दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट, फेसबुक है, गूगल है, दराज, OLX, जो जो सी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी HTML और CSS की मदद से बनी है। HTML से स्ट्रक्चर बनता है और CSS की मदद से स्टाइलिंग की जाती है। तो ये आपकी HTML CSS की मदद से ही डिज़ाइनिंग होती है हमेशा वेबसाइट। बूटस्ट्रैप से आपका काम आसान हो जाएगा। गिट एंड गिटहब से आप सोर्स कोड को सेव भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसके वर्जन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और वेबसाइट को लाइव करना हो तो फिर आप लोग गूगल फायरबेस, नेटलीफाई या फिर सर्च को यूज़ करेंगे। इवन के कल मीन्स के हमने बाकायदा प्रैक्टिकल कोडिंग स्टार्ट करेंगे हम। तो आप लोग की वीकली असाइनमेंट्स हुआ करेंगी। तो वीकली असाइनमेंट जो है वो आप लोग सर्च पे, पहले इनिशियली लेवल पे सर्च पे आप लोग पुश करेंगे, होस्ट किया करेंगे, वो मेरे तक पहुंचेगी, मैं उसको चेक करूंगा। उसके बाद एक आप लोगों का लेवल जैसे थोड़ा बढ़ेगा, आप लोग नेटलीफाई पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग गूगल फायरबेस पे आ जाएंगे, जो कि प्रोफेशनल वेबसाइट्स वगैरह जहाँ पर अपलोड वगैरह की जाती हैं। तो ये आप लोग का डिज़ाइनिंग मॉड्यूल, यहाँ तक आप लोग का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद SCSS। अच्छा, SCSS भी CSS का ही पार्ट है, बस होता है क्या है कि इससे आपका काम आसान हो जाता है। CSS की भी जो कोडिंग होती है उस कोडिंग को भी मज़ीद आसान किया जाता है SCSS की मदद से, सैसी कैस्केडिंग स्टाइल शीट से। ओके जी। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप। ये यूनिवर्सिटी हजरात हैं उनको तो पता है ऊप वगैरह का, तो बाकी हम डेप्थ में नहीं जाते हैं फ़िलहाल। तो जावा स्क्रिप्ट इस टाइम दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज, टॉप रेटेड लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट जा रही है। मे बी आप लोगों ने PHP वगैरह का सुना हो या वर्डप्रेस वगैरह का सुना हो। तो PHP जो इस टाइम है वो दुनिया की 8वीं, मीन्स के 8वें नंबर पर लैंग्वेज है। जो 2022 का मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक वेबसाइट पे आर्टिकल पे ही मैंने पढ़ा था। और पाइथन आपने लोगों ने सुना होगा, जिस पे रोबोट्स वगैरह बनाई जाती हैं, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो नंबर 1 पे आई थी, जावा स्क्रिप्ट नंबर 2 पे हो चुकी थी। तो अब क्या हुआ कि जावा स्क्रिप्ट दोबारा नंबर 1 पे आ गई और पाइथन जो है, AI जो है वो नंबर 2 पे आ गई। जावा स्क्रिप्ट के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जावा स्क्रिप्ट है। आप लोग सिर्फ जावा स्क्रिप्ट सीखें, इससे क्या होगा, आप लोगों की वेबसाइट्स भी बनेगी और आप लोगों की मोबाइल ऐप भी बनेगी। और साथ साथ मोबाइल ऐप जो है वो एंड्रॉयड की भी बनेगी और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बनेगी। पहले क्या होता था, जब ये रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव वगैरह नहीं आए थे, वेबसाइट बनती थी बेसिकली PHP वगैरह पे। ठीक हो गया जी। PHP पे, वर्डप्रेस पे, या फिर कोर PHP पे। तो वेबसाइट बनाई जाती थी PHP पे। उसके बाद एंड्रॉयड की ऐप बनाई जाती थी जावा पे, सिर्फ जावा, जावा स्क्रिप्ट नहीं, सिर्फ जावा। और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन बनाई जाती थी स्विफ्ट लैंग्वेज पे। तो मीन्स के आपको 3 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी।
तो जब से जावास्क्रिप्ट आई है इसके डेवलपर्स, इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग एक लैंग्वेज ही सीखते हैं और आप फिर सारे काम कर लेते हैं। वेब भी, फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, उसके बाद मोबाइल ऐप भी और एंड्रॉयड भी। मोबाइल ऐप में एंड्रॉयड भी और आईओएस भी, मीन्स के एक लैंग्वेज सीखें और आपके सारे काम हो जाते हैं। जी क्लियर है? ओके जी। जी ओके। उसके बाद आपके पास रिएक्ट जेएस एक्स है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट वेब। रिएक्ट जेएस एक्स जो है उसकी मदद से फ्रंट एंड की वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। आप लोगों ने जो वेबसाइट पे आप लोग आए थे, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया और आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिली, सारी चीज़ें, तो वो रिएक्ट पे बनी हुई है वेबसाइट। आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, वो रिएक्ट पे बनी हुई है। आप लोग अगर ओएलएक्स यूज़ करते हैं तो वो रिएक्ट पे बनी हुई है। आप लोग दराज वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वो ओएलएक्स पे बनी, सॉरी, रिएक्ट पे बनी हुई है। मीन्स के अब डेवलपर्स जो हैं रिएक्ट के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। किस वजह से? कि एक बहुत चीज़ आसान है और इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग लेवल पे जा रही है। और साथ साथ जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनकी ना कंप्लीट वेबसाइट बनी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ ओएलएक्स का। ओएलएक्स अगर आप लोग पहले यूज़ करते रहे हैं, मीन्स के पुराने यूज़र्स हैं, इसके आप इमेजेस पे आए तो ओएलएक्स का पहले ये लोगो होता था। ठीक हो गया जी। तो ये परफेक्टली वेबसाइट चल रही थी, बनी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो रिएक्ट पे आ गए और जब से रिएक्ट पे ये ब्लू लोगो आया तब से वो वेबसाइट रिएक्ट पे आ चुकी है। रिएक्ट पे आने का मकसद ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो सुपर फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट वो वेबसाइट है। मीन्स कि आप लोग सिंगल क्लिक करते हैं और वो दूसरे पेज पर नेविगेट हो जाता है। जी क्लियर है? लेट्स सपोज इसकी वेबसाइट है react js.org, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक हो गया, ये वेबसाइट कंप्लीट लोड हो चुकी है। मैं इसके डॉक्स पे जाता हूँ, गेट स्टार्टेड, तो देखें पेज लोड नहीं हुआ और साथ साथ ही आपको डाटा नज़र आ गया उसका। आप लोग दोबारा इसके होम पेज पे जाएं तो आप लोग इस पर आए, पेज भी लोड नहीं हुआ और आपको कंप्लीट वेबसाइट नज़र आ गई। और यही अगर कोई सिंपल वेबसाइट, सिंपल HTML CSS पे वेबसाइट बनी हो या वर्डप्रेस पे बनी हो, वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, wordpress.com, चले जी wordpress.com पर ही आ जाते हैं। ओके जी, ये देखिए अभी तक लोड हो रही है। ठीक हो गया जी। आप लोग प्रोडक्ट्स वर्डप्रेस होस्टिंग पे जाएं तो ये देखें ये पेज दोबारा लोड और ये फिर उसके बाद आपको कुछ देर के बाद नज़र आई। अब ये देखिए वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट है। ठीक हो गया, उसको भी टाइम लग रहा है लोड होने में। जबकि आप रिएक्ट पे आएँ, आप इस पर क्लिक करें और मिली सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड में वो पेज आप लोग को नज़र आ जाता है। तो अब क्लाइंट्स भी जो है वो, या यूज़र्स भी जो हैं वो इतना बिजी हो चुके हैं, वो कहते हैं कि जो वेबसाइट तेज़ चल रही है। आप लोग खुद भी अपना हिसाब लगा सकते हैं कि अगर कोई वेबसाइट सिंपल लोड हो रही है बस, तो आप लोग उसको नहीं देखेंगे, आप लोग उसको स्किप कर जाएंगे। आप लोगों की वेबसाइट कोई उसकी है, लेट्स सपोज अगर इडन रोब मे बी, आप लोग इस पर आए और ये वेबसाइट मेरा ख्याल है, अच्छा जी, ये ईडन रोप की जो वेबसाइट है ये भी रिएक्ट पे ही बन चुकी है। तो पहले क्या थी, ये भी वेबसाइट बहुत टाइम लेती थी और आप किसी एक पेज से दूसरे पेज पर जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। तो फिर होता क्या है कि यूज़र जो कोई कस्टमर आपकी कोई चीज़ ख़रीदने भी आया हो तो वो वहाँ से ही वापस चला जाता है। तो इस वजह से जितनी भी कंपनीज़ हैं वो कहती हैं कि हमारी वेबसाइट भी फास्ट हो, तो वो फिर रिएक्ट JSX पे आ रही हैं। मीन्स के बनी बनाई वेबसाइट होती है पूरी की पूरी। तो क्लाइंट क्या कहता है कि यार इसको ना रिएक्ट में कर दो। तो रिएक्ट में करने का ये मतलब नहीं कि आप लोग उसका ही कोड बस चेंज करेंगे और रिएक्ट में हो जाएगी। कंप्लीट स्क्रैच से वेबसाइट बनाई जाती है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा डिज़ाइन वगैरह भी चेंज हो जाता है इस वजह से। जब न्यू स्क्रैच से बनाई जाए वेबसाइट तो फिर डिज़ाइन वगैरह भी चेंज हो जाता है इस वजह से ही।
जी, तो उम्मीद है ये चीज़ भी आप लोग की क्लियर हो गई होगी। ओके जी, उसके बाद आप लोग रिडक्स है, डाटा मैनेजमेंट विद रिडक्स है, रिडक्स है और कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। तो बेसिकली अभी आप लोग को इस चीज़ की समझ नहीं लगेगी, लिख लें, अच्छी बात है। ये जब हम रिएक्ट के बाद मीन्स के रिएक्ट में जब पहुंचेंगे, रिएक्ट में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद गूगल फायरबेस, पीछे हमने गूगल फायरबेस पढ़ा था, तो गूगल फायरबेस की हम कौन सी चीज़ उस टाइम यूज़ कर रहे थे? होस्टिंग। ठीक है, गूगल फायरबेस की हम होस्टिंग यूज़ कर रहे थे। तो अब हम आते हैं दोबारा से, जब हम रिएक्ट पे होंगे तो फिर हम दोबारा से गूगल फायरबेस कर रहे होंगे। गूगल फायरबेस क्या है? बेसिकली जिस तरह गूगल इमेजेस है, गूगल क्लाउड है, गूगल ड्राइव है, और गूगल वन है, गूगल मेल है, उसी तरह डेवलपर्स के लिए गूगल फायरबेस है। गूगल की ही एक सर्विस है, एक ही हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपकी वेबसाइट अगर आप गूगल फायरबेस से बनाते हैं, बेसिकली अब गूगल फायरबेस पे जो वेबसाइट बनाई जाती है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसका क्या होता है कि आपको सर्वर भी क्रिएट नहीं करना पड़ता। सर्वर क्रिएट क्यों करते हैं ये भी जब आप लोग रिएक्ट पे पहुंचेंगे तो हम तब देखेंगे। तो आपका डाटा वगैरह जो स्टोर होता है, या आप लोगों ने फॉर्म वगैरह जो फिल किया, वो भी अब गूगल फायरबेस पे ही हमारे पास आया है। तो गूगल फायरबेस फ्री टू यूज़ है, आप लोग इसको फ्री ही यूज़ करते हैं एक लिमिट तक। जब आप लोग की वेबसाइट चलने लग जाती है और आप लोग अपनी वेबसाइट से ही अर्न करने लग जाते हैं, तो फिर अब अगर आप पे भी कर दें तो आपको फ़ील नहीं होता। बट इनिशियल लेवल पे आपका अपना बिजनेस भी नहीं चल रहा, आपकी अपनी वेबसाइट भी नहीं चल रही है, और आप पे करें बस से, तो फिर वो बर्डन आ जाता है और फिर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग एक शॉप रेंट पे लेते हैं, आपकी अपनी दुकान नहीं चल रही है लेकिन रेंट आपने पे करना ही करना है, तो फिर आप खुद बदजन होके आप उस दुकान को ही छोड़ देते हैं कि यार फ्री का ही रेंट जा रहा है और कुछ अर्निंग नहीं हो रही है। अगर वही दुकान आपको फ्री में मिले शुरू में, और जब आप उस दुकान से कमाने लग जाए तो फिर आप पे करें, तो आपको फ़ील नहीं होगा और आप खुद करेंगे भी। तो सेम एज इट इज़ गूगल फायरबेस भी यही, फर्स्ट टाइम आपको इनिशियली लेवल पे फ्री है, जब आपकी वेबसाइट चलने लग जाएगी ज़्यादा, यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो फिर आप इसको पे करेंगे। तो गूगल फायरबेस की ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि आप लोग साइन इन मीन्स का यूज़र क्रिएट करते हैं, साइन इन करते हैं, पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट कर लेते हैं, फेसबुक के साथ साइन इन कर लेते हैं, गूगल के साथ साइन इन कर लेते हैं, हमने गिटहब देखा था गिटहब के साथ साइन इन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइन इन कर लेते हैं। तो इस सारे अक्सर वेबसाइट्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा साइन इन मेथड होता है। तो वो साइन इन जो है वो आपको गूगल फायरबेस प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद फायर स्टोर डेटाबेस, आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया था, या फिर आप लोग फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हैं या फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं, अच्छा फेसबुक की अगर एग्जांपल ली जाए, फेसबुक का अकाउंट जो क्रिएट होता है उसमें आप लोग की ऑथेंटिकेशन आ जाती है कि सबसे पहले आप साइन अप करते हैं और उसके बाद फिर आप लोग साइन इन करते हैं और अपना अकाउंट यूज़ करते हैं। उसके बाद डेटाबेस में क्या होता है, आप लोग का डाटा स्टोर होता है, मींस के आप लोग कोई एक पोस्ट कर रहे हैं, उसमें आप लोग कुछ कैप्शन वगैरह ऐड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं सर्वर में अपलोड तो हो रहे हैं, या फिर आप लोगों ने फॉर्म जो फिल किया था, एडमिशन फॉर्म, उसमें जितना भी डाटा था वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है। तो वो बेसिकली फायर स्टोर डाटाबेस मींस के टेक्स्ट डाटा जो है वो आप लोग का डाटाबेस में स्टोर होता है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो गई, सिटी, स्टेट, कंट्री, एड्रेस, कौन सा कोर्स आप लोग कर रहे हैं, सेशन कौन सा सिलेक्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग की डेटाबेस में स्टोर होती हैं। उसके बाद स्टोरेज है, अब अगर फेसबुक की एग्जांपल ली जाए, आप लोग पोस्ट जो कर रहे हैं उसमें आप लोग सम टाइम इमेजेस कर रहे हैं, सम टाइम वीडियोस कर रहे हैं, तो उसमें टेक्स्ट भी लिखते हैं आप लोग, उस पोस्ट में डिस्क्रिप्शन वगैरह कैप्शन वगैरह लिखते हैं, और फिर उसमें कोई ऑडियो, वीडियो या फिर इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं। तो टेक्स्ट डाटा जितना भी है वो डेटाबेस में स्टोर होता है, और आप लोग की इमेजेस या मीडिया फाइल्स वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो आप लोग के स्टोरेज में स्टोर होते हैं।
तो मीन्स के एक साथ दो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, आप लोगों की डेटाबेस और आप लोगों ने फाइल वगैरह को कहाँ पे स्टोर करवाना है, वो स्टोरेज में। उसके बाद गूगल फायरबेस ही हमें प्रोवाइड कर रहा है एक सर्विस एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मीन्स के आपकी वेबसाइट में एनालिटिक्स लगी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आज के दिन कितने यूज़र आए हैं, पिछले हफ्ते कितने यूज़र आए हैं, पिछले महीने कितने यूज़र आए हैं, एक साल में कितने यूज़र्स आए हैं, और किस मुल्क से आए हैं, उस मुल्क के किस शहर से आए हैं, और किस टाइम ज़्यादा यूज़र्स आए हैं, मोबाइल से आए हैं या लैपटॉप से आए हैं, और फिर लैपटॉप विंडोज़ वाला है या मैकबुक है, और स्क्रीन साइज़ क्या है, कितनी देर यूज़र हमारी वेबसाइट पे रहा है, किस पेज पर रहा है, और उस यूज़र ने किस बटन पर क्लिक किया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहा है, अगर फ़ोन है या विंडोज़ है या कोई भी है उसका वर्जन कौन सा है, और अगर फ़ोन है तो फ़ोन कौन सा है, और स्क्रीन साइज़ कौन सी है। तो ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल हमें एनालिटिक्स से पता लग जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किस बटन पर वो क्लिक कर रहे हैं, मीन्स के आप लोग ऑर्डर पेज बनाते हैं, यूज़र ऑर्डर पेज पर आ रहा है, मीन्स के आज के दिन 1000 यूज़र्स ऑर्डर पेज पर आए और ऑर्डर बटन पर क्लिक भी किया, लेकिन ऑर्डर आप तक नहीं पहुंचा कोई भी। तो जाहिर सी बात है, यूज़र जब ऑर्डर कर तो रहा है लेकिन यूज़र ऑर्डर आप तक अभी तक नहीं आया। तो फिर आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि वजह क्या है और क्या रीज़न है। तो फिर जो भी बग वगैरह इशू वगैरह तो वो आप लोग कर सकते हैं। या फिर ऑर्डर भी आते हैं आप लोग को, लेट सपोज़ यूज़र कोई 1000 यूज़र आपकी वेब पेज ऑर्डर वाले पेज पर आ गए, लेकिन ऑर्डर आपको सिर्फ 10 और 20 आए। तो क्या रीज़न बनी कि वहाँ तक यूज़र आके फिर ऑर्डर उसने नहीं किया। तो ये सारी वजूहात वगैरह एक पूरी टीम मिलकर काम करती है। तो एनालिटिक्स का बहुत फ़ायदा होता है। जी, कोई सवाल है तो पूछ लें अब तक। जी क्लियर है इतना। चलो जी माशाल्लाह। उसके बाद हम आ जाते हैं नोड जेएस पे। आप लोग की अब तक ना ये जो थी ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट थी, गूगल फायरबेस भी आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आ जाता है, आपको सर्वर नहीं बनाना पड़ता। तो नोड जेएस बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो आप लोग जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं, वही आप लोग बैक एंड के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बैक एंड डेवलपमेंट वगैरह क्या होती है, जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आप लोग को प्रोग्रामिंग के बारे में पता लग जाएगा, तो फिर हम नोड जेएस को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सारों को समझ लग जाएगी। तो बस ये कि नोड जेएस से आपका सर्वर क्रिएट होता है, और जिस तरह गूगल फायरबेस में ऑथेंटिकेशन, फायर स्टोर, डेटाबेस स्टोरेज, एनालिटिक्स वगैरह ये हमें गूगल खुद प्रोवाइड कर रहा है। नोड जेएस में क्या है, हमें खुद बनाना पड़ता है, सारी चीज़ें हम खुद बनाते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने गूगल फायरबेस जैसी वेबसाइट बनानी है, मीन्स के गूगल फायरबेस जैसी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो फिर हम नोड जेएस में खुद वो सारी चीज़ें लिखेंगे और फिर दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है बेसिकली। उसके बाद आपके पास मोंगोडीबी, नो सीक्वल डेटाबेस। जिस तरह गूगल फायरबेस हमें फायर स्टोर डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है, उस तरह ही एक कंपनी है मोंगोडीबी, ठीक हो गया। तो वो फिर बेसिकली नोड जेएस के साथ मिलकर काम करती है, और हमारा जितना डाटा जो फायर स्टोर डेटाबेस में स्टोर होता है, इसमें स्टोर करने की बजाय हम फिर मोंगोडीबी में करवा रहे होते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट में कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को आसान लगे। कुछ डेवलपर्स गूगल फायरबेस को प्रेफर करते हैं, कुछ जो पुराने काम वगैरह कर रहे हैं जिनको काम आता है वो मोंगोडीबी भी करते हैं। गूगल फायरबेस आप लोगों की बहुत आसान है, मोंगोडीबी भी आसान है, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा होती है आप लोग को। गूगल फायरबेस जो चीज़ बनी बनाई दे देता है वो आपको खुद इसमें करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको CSS और बूटस्ट्रैप का बताया कि जो चीज़ आप CSS में एक हफ्ता लगा के करेंगे वो बूटस्ट्रैप आपको बनी बनाई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह
गूगल फायरबेस जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन, फायरस्टोर, डाटाबेस, स्टोरेज, एनालिटिक्स, ये चीज़ हमें बनी बनाई दे रहा है। तो यही सारी चीज़ नोड जेएस में आपको शायद महीनों लग जाए बनाने में, तो फिर वो जाके आप यूज़ कर सकते होंगे। तो एक चीज़ बनी बनाई है, काम भी आसान है, तो आप लोग उसको यूज़ करें, और इसकी आजकल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास रिएक्ट नेटिव। आप लोग रिएक्ट की मदद से वेब ऐप बनाते हैं और रिएक्ट नेटिव की मदद से मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं। रिएक्ट नेटिव आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, मीन्स के फेसबुक कंपनी की जो मोबाइल ऐप्स हैं वो रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई हैं। और भी बहुत सारी मोबाइल ऐप्स हमने भी जो बनाई हुई है, या प्ले स्टोर में भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई हैं। रिएक्ट नेटिव पे काम करने का फ़ायदा, क्लाइंट को भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा, डेवलपर्स को भी। फ़ायदा क्या है कि आप लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, आप लोगों को रिएक्ट आ जाती है, रिएक्ट सीखते हैं, तो रिएक्ट नेटिव आप लोगों के लिए 2 दिन का काम है बस। मीन्स के जो चीज़ मोबाइल ऐप पे होनी है वो आप लोग पहले ही रिएक्ट पे सीख लेते हैं, तो जिसको रिएक्ट आती है वही फिर रिएक्ट नेटिव बहुत इजीली कर लेता है। अदरवाइज जिसको रिएक्ट नहीं आती है तो रिएक्ट नेटिव को वो 2 से 3 महीने देता है, लेकिन जिसको रिएक्ट आ जाती है वो फिर इसको सिर्फ सिर्फ 1 हफ्ता भी दे तो रिएक्ट नेटिव उसकी कंप्लीट हो जाती है। और आपकी एंड्रॉयड ऐप भी और आईओएस ऐप भी एक सिर्फ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखने से ही बन जाती है। तो इससे क्लाइंट को भी फ़ायदा है। पहले क्लाइंट क्या करता था, 2 डेवलपर्स को हायर करता था, एक जिसको जावा आती थी और एक जिसको आईओएस आती थी। अब वो सिर्फ एक डेवलपर को ही हायर करता है जिसको रिएक्ट नेटिव आती है या जिसको जावास्क्रिप्ट आती है, तो वो फिर रिएक्ट नेटिव डेवलपर से अपनी मोबाइल ऐप बनवा लेता है। उसके बाद जी सेवरल प्रोजेक्ट्स एंड वीकली असाइनमेंट्स, स्मॉल बिग, यहाँ तक तो आप लोग का हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप लोग को वीकली असाइनमेंट्स मिला करेगी। ठीक है जी, आप लोग मीन्स के कल हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली आप लोगों की फील्ड जो है ना, ये थ्योरी नहीं है, ये तो बस ओरिएंटेशन क्लास है ना, आप लोगों को बताया गया है। HTML में आप लोगों को थोड़ी बहुत थ्योरी मिलेगी पहले लेक्चर में, ताकि आप लोगों की बेस थोड़ी सी बन जाए। उसके बाद प्रैक्टिकल कल भी होना है, उसके बाद से तो आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल ही है। मीन्स के मैंने यहाँ पे कोड किया करना है, मैंने आप लोगों को बताया करना है कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह है, साथ साथ समझाया करना है। उसके बाद आप लोग खुद से क्या करेंगे, और वीकली असाइनमेंट हुआ करेगी आप लोग की। बहुत सारे हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे इस कोर्स के दौरान इंशाल्लाह। जो यूनिवर्सिटी हजरात हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है। यहाँ पर आप लोग को फ़ाइनल प्रोजेक्ट एक करना पड़ेगा, तो वो फाइनल प्रोजेक्ट आप लोग अगर यहाँ पे करते हैं, आप लोग यहाँ पे भी सबमिट करवा सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में भी सबमिट करवा सकते हैं। या फिर यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों को कोई फाइनल प्रोजेक्ट मिलता है, आप लोग वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं, और वही प्रोजेक्ट आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में भी सबमिट करवा सकते हैं और फिर यहाँ पे भी करवा सकते होंगे, ताकि आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हो और फिर उसके बाद आप लोग को असाइन सर्टिफिकेट मिले। उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद आप अपनी वेबसाइट्स में, मोबाइल ऐप्स वगैरह में आइकन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइकन्स का बहुत फ़ायदा होता है, आप लोग लिखने की बजाय अट्रैक्टिव वेबसाइट्स आप लोगों की बनती है अगर आइकन्स यूज़ हो तो। यूज़ होते कैसे हैं वो हम सीखेंगे वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह, कि वेबसाइट्स में, मोबाइल ऐप्स में कैसे लगाई जाती हैं। उसके बाद गूगल मैप्स है, अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल मैप्स लगे होते हैं वेबसाइट्स में, तो वह कैसे लगाते हैं, तो वो भी आ जाएगा आपके इस कोर्स में। आप अपनी वेबसाइट में, अपने मोबाइल ऐप्स में उसकी मदद से ईमेल्स कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, एसएमएस कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कोई फॉर्म सबमिट किया है या फिर हॉस्पिटल वगैरह में या फिर टिकट वगैरह बुक करते हैं, तो आप लोग को एक एसएमएस मिल जाता है टिकट नंबर वगैरह का, या फिर आप लोगों को ईमेल भी मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं वो भी आप लोग इस कोर्स में आ जाएंगे। उसके बाद डोमेन कैसे परचेज़ की जाती है, जिस तरह google.com है, ये एक डोमेन है, और facebook.com एक डोमेन है। तो ये डोमेन परचेज़ किस तरह की जाती है ये भी आपके इस कोर्स में आ जाएगा। हम फ्री डोमेन्स कैसे ले सकते हैं, डोमेन तो प्रीमियम डोमेन्स जो हैं, जो पेड डोमेन है वो तो आप परचेज़ करेंगे ही, फ्री में कैसे ले सकते हैं वो भी आपका आ जाएगा। और आप अपनी वेबसाइट्स को फ्री में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं वो भी आ जाएगा, एंड मैनी मोर। तो वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी लिख भी नहीं सकती हैं,
और कोर्स के दौरान ही देखा जाता है किस चीज़ पे हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी को लेकर किस चीज़ पर काम कर रहे हैं उस टाइम। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। जी क्लियर है इतना? कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी। उसके बाद स्कोप, आप लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं इसका स्कोप क्या है? तो मार्केट में स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। आप लोग जॉब कर सकते हैं, गेट हाईली पेड जॉब्स इन लोकल मार्केट। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग जॉब करें, बज़ाहिर बेसिकली तो हमने इस कोर्स में आप लोग को जॉब की तरफ नहीं लेके जाना है, आप लोग को फ्रीलांसर बनाना है। तो इससे क्या होगा, आप लोग अपने घर बैठे कहीं पे भी हो, सिंपल आप लोगों के पास लैपटॉप और नेट हो तो आप लोग काम कर सकते हैं। आप लोग के फ्रीलांसर्स अकाउंट वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, फ्रीलांसिंग मार्केट्स का बताया जाता है, उस मार्केट में काम कैसे लेना है, क्लाइंट से किस तरह बात करनी है। तो माशाल्लाह हमारे पास यहाँ पर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, और कुछ को ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। हालांकि उनका बैच वन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनकी मतलब के आखिरी एक दो क्लासेस ही रह गई हैं, तो अब उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं अब, और वो काम कर रहे हैं, अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है उनकी। तो मकसद यही है कि आप लोग भी इस लेवल पे पहुँचे, काम वगैरह स्टार्ट करें। बाकी रोज़ी वगैरह तो नसीब की ही है, जिसको जितनी मिलनी है। कोशिश है हमारी भी है, आप लोग की भी है, आप लोग भी करें और इंशाल्लाह सब कामयाब होंगे। उसके बाद फ्रीलांसिंग, जंप इनटू फ्रीलांसिंग मार्केट्स एंड स्टार्ट अर्निंग हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ। इसके लिए क्या ज़रूरी है? रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल। आप लोगों की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। कोई सऊदीया का बंदा है, कोई अरब ममालिक का है, कोई फ़्रेंच बोलने वाला है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आके उसने आपसे इंग्लिश में ही बात करनी है। आप लोगों को उर्दू आती है, हिंदी आती है, बंगाली आती है, मीन्स के एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने फिर भी उससे इंग्लिश में ही बात करनी है। तो इसलिए आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और आप लोग को बात करना आना चाहिए। और उसके बाद प्रोडक्ट, डेवलप योर ओन प्रोडक्ट एंड लॉन्च इनटू मार्केट, ईजी फूड पांडा क्रीम रिक्वायर्स यूनिक आइडिया फॉर सक्सेस एंड मार्केटिंग। आप लोग फ्रीलांसिंग जो है ना, बेसिकली आप लोग का अपना बिजनेस है। ठीक हो गया जी। आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसमें सबसे बेहतर तो ये है कि आप लोग बिज़नेस तो कर रहे हैं लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, मीन्स के फिनेंशियली इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। टाइम ज़रूर लगता है आप लोग का, लेकिन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप लाखों या करोड़ों रुपए नहीं लगा रहे हैं, इवन कि आप एक रुपया भी नहीं लगाते हैं। बस ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आप लोगों की जो फील्ड है या कोडिंग है, इसमें ब्रेन बहुत यूज़ होता है, तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और यही आप लोग की अपने खुद पर इन्वेस्टमेंट है। और फ्रीलांसिंग में यह है कि आप लोग अपना ही बिज़नेस कर रहे हैं एक किस्म का, ना आप लोग के ऊपर कोई है कि आपको कुछ बोलेगा। और क्लाइंट से आप लोग डायरेक्ट खुद डील करते हैं, खुद उसका काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। प्रोडक्ट का ये है कि आप लोगों को एक तो यूनिक आइडिया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग मोबाइल ऐप या वेबसाइट वगैरह तो खुद बना लेते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए मार्केटिंग की तो ज़रूरत है ना बहुत ज़्यादा। और यूनिक आइडिया इस तरह के उसकी ज़रूरत हो, आप लोग जिस सर्कल में हैं या जिस मुल्क में हैं, उस मुल्क में या उस सर्कल में उस चीज़ की ज़रूरत हो, नीड होगी, तो आपका यूनिक आइडिया सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग की क्रीम है, जो क्रीम सर्विस है, टैक्सी सर्विस, वो चल रही है सेम एज़ इट इज़ उसी तरह ऊबर थी। तो इन दोनों का कंपेटिटर था, दोनों के पास फॉर एग्ज़ाम्पल हर यूज़र के पास जिन्हें क्रीम यूज़ करनी है उसके पास ऊबर भी है। तो ये दोनों सेम चीज़ें थी। अब एक न्यू चीज़ आ गई है, कोई यूनिक आइडिया लेकर आया है, इन ड्राइवर के नाम से ऐप है। आप लोगों को भी पता होगा, उसकी तो मार्केटिंग भी बहुत है, एड्स वगैरह भी बहुत आती हैं। वो यूनिक आइडिया है इन दोनों से। क्रीम में क्या होता है और उबर में क्या होता है कि वो आपको खुद फेयर बताते हैं, किराया बताते हैं कि इतना किराया होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इन ड्राइवर में क्या है कि आप लोग खुद ऑफ़र करते हैं कि भाई मैंने इतने पैसे देने हैं,
और इस जगह जाना है। अगर तो ड्राइवर जो है, रिक्शा वाला है, गाड़ी वाला है या बाइक वाला है, वो उसको एग्री करता है तो वो फिर आपको लेने मीन्स के लेकर जाएगा उस जगह पर, अदरवाइज़ कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली वो यूनिक आइडिया था और इस टाइम सबसे ज़्यादा वही चीज़ चल रही है। तो ये स्कोप है इसका मार्केट में। इस हवाले से किसी को भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके जी, उसके बाद कोर्स कंप्लीटेड। आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, आप लोग इस फील्ड में ना वैसे सर्टिफिकेट्स की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप लोग फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग में आपसे कभी किसी ने नहीं पूछना कि आप हमें कोई सर्टिफिकेट दिखाओ, उसको काम चाहिए। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको मुझे किसी काम की ज़रूरत है अपनी फील्ड में ना, मैंने एक मोबाइल ऐप बनवानी है। एक मोबाइल ऐप BScs स्टूडेंट ने किया है, MSc किया हुआ है, PhD भी कर ली है, उसको मोबाइल ऐप नहीं बनाने आती है। एक स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक भी नहीं किया अभी तक, इंटर भी नहीं किया, और वो मोबाइल ऐप बना रहा है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह खुद मीन्स के अपने ही सॉफ्टवेयर हाउस में स्टूडेंट है जो अभी स्कूल लेवल पे है, मीन्स के उसने मैट्रिक भी नहीं किया है और वो मोबाइल ऐप्स बना रहा है। तो वो बेसिकली उसकी अपनी मेहनत है। हम तो सब पर ही उतनी मेहनत, यानी कि हमारे लिए तो सारे ही ख़ास स्टूडेंट्स हैं, उसकी अपनी बहुत मेहनत है माशाल्लाह। तो मोबाइल ऐप्स पे वो काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आप लोग भी उस लेवल पे जा सकते हैं, करें काम, मेहनत करें। तो सर्टिफिकेट की इस फील्ड में कोई भी इतनी वैल्यू नहीं है जी। जज़ाकमुल्लाह खैरा। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन? जी, एनीवन? जी जी। क्लास बस थोड़ी सी डिस्कशन ही करनी है, उसके बाद कर लीजिएगा। जी। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। अच्छा, रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में क्या है, बेसिकली रिएक्ट जेएस एक्स या जेएस कहा जाता है, वैसे ही बस है तो रिएक्ट ही वर्ड। इसमें क्या होता है कि आपकी वेब एप्स बनती हैं, आपकी वेबसाइट्स बनती हैं। ठीक है, जिस तरह ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, जो भी वेबसाइट है, रिएक्ट पे वेबसाइट्स बनती हैं। रिएक्ट नेटिव पे मोबाइल ऐप्स बनती हैं, जिस तरह आप लोग की एंड्रॉयड ऐप्स हो गई, iOS ऐप्स हो गई, तो वो रिएक्ट नेटिव पे बनती हैं। जी, आप लोगों के जितने लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्ड हुआ करेंगे इंशाल्लाह, तो वो मिला करेगी आप लोगों को। जी, और कोई सवाल?